उत्सर्जन तंत्र अपन डिस्कस कर रहे थे, और उत्सर्जन में अपन ने उत्सर्जन तंत्र के प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद में किडनी की स्ट्रक्चर, और फिर अपन ने देखा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को। ये चीज़ अपन ने डिस्कस की। अब उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो मेन पॉइंट है वो सारे अपन नोट करेंगे। इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट है उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो इसमें नाम आएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसे बोलते हैं वृक्काणु। नेफ्रॉन वृक्काणु प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या तो वो आएगी 1.25 मिलियन, यानी 12.5 लाख। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 12.5 लाख हो गई एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या, ये अपन बताए। तो एक किडनी में माइनर रूप से एक किडनी में 12.5 लाख जगह जाकर ब्लड फिल्टर होता है। उसके बाद में देखो नेफ्रॉन के 4 प्रमुख भाग होते हैं। नेफ्रॉन के 4 प्रमुख भाग होते हैं। इसमें सबसे पहला बताया अपन ने बोमेन संपुट, नंबर 2 बताया अपन ने पीसीटी, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, प्रॉक्सिमल कोयल ट्यूब, समीपस्थ कुंडलित नलिका। नंबर 3 बताया अपन ने एनेले लूप, और नंबर 4 बताया अपन ने डीसीटी, डिस्टल कोयल ट्यूब, दूरस्थ कुंडलित नलिका। बोमेन संपुट, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, ये एक नेफ्रॉन के 4 पार्ट जो बताए जाते हैं। अब इसमें से अपन ने बताया था बोमेन संपुट में अभिवाही धमनी, बोमेन संपुट में अभिवाही धमनी का प्रवेश व अपवाही धमनी का निष्कासन का निकास। बोमेन संपुट में अभिवाही धमनी का प्रवेश व अपवाही धमनी का निकास, यानी बोमेन संपुट में एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन के पहला पार्ट बोमेन संपुट, उसमें अभिवाही धमनी रुधिर लेकर आती है, अपवाही धमनी वहां से रुधिर लेकर जाती है। और बोमेन संपुट प्याले नुमा या कीपाकार होता है। प्याले नुमा होता है। और इसमें बताया अपन ने जिसमें अभिवाही धमनी का पतला जाल ग्लोमेरुलस, पतला जाल ग्लोमेरुलस कहलाता है। ये अपन ने बताया था कि बोमेन संपुट का जो, बोमेन संपुट में अभिवाही धमनी का जो पतला जाल है वो क्या कहलाता है अभी, ग्लोमेरुलस कहलाता है। और इस ग्लोमेरुलस में एक्चुअल में ब्लड फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है, या इस तरह से लिखोगे कि ग्लोमेरुलस में ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है निश्चित आकार के अणु, सूक्ष्म आकार के अणु ही कण ही उसमें से फिल्टर हो पाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है।
तो यहाँ ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर। अब जब ये फिल्टर हुआ, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, तो वो जो बाहर निकलेगा उसे बोला जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलस में से जो फिल्टर होकर बाहर निकला वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में अपन क्या बताएंगे, ब्लड माइनस रुधिर कणिकाएं प्लस ब्लड प्लस में अपन बताएंगे प्लाज्मा प्रोटीन। यानी रुधिर कणिका जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये फिल्टर नहीं हो रही है, और प्लाज्मा के जो प्रोटीन बताए थे ब्लड में जो पाए जाते हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं, बाकी फिल्टर होगा। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आ गया जल, ग्लूकोज, एमिनोमल, वसी अम्ल, इसके अलावा वाटर सोल्यूबल, जल विलय, जल विलय विटामिन, जिसमें दो नाम आएंगे बी एंड सी। इसके अलावा खनिज लवण, मिनरल, जिसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, ये सब खनिज लवण। इसके अलावा यूरिया व अन्य अपशिष्ट आदि, ये सब का सब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आ गया। यानी ब्लड में जो भी मौजूद था ना उसमें से ये चीज़ तो हट गई और बाकी सब फिल्टर होकर आ गए। और ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेट हुआ, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अब नेफ्रॉन के बोमेन संपुट से अगले पार्ट में जाएगा, जिसको दूसरा नाम बताया था अपन ने पीसीटी। नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट पीसीटी। नेफ्रॉन के पीसीटी भाग में, नेफ्रॉन का पीसीटी भाग मुख्य अवशोषण स्थल है। नेफ्रॉन का पीसीटी भाग मुख्य अवशोषण स्थल है। यानी यहां मेन अवशोषण क्रिया होती है पीसीटी में 75% वाटर, ग्लूकोज, विटामिन, वही जो अपन ने बताया बी एंड सी, इसके अलावा हार्मोन, इसके अलावा एमिनो अम्ल, खनिज लवण, आदि का क्या हो जाता है भाई, अवशोषण होता है। ये सारा अवशोषण किस में हो रहा है, पीसीटी के अंदर। ग्लोमेरुलस जाल में बोमेन संपुट में वहां से ब्लड फिल्टर होकर निकला, अब गया पीसीटी में, वहां ये मेन अवशोषण क्रिया हो रही है पीसीटी के अंदर। अब यहां से अपन ने बताया था तीसरा पार्ट हेनले लूप, और हेनले लूप पाया जाता है मध्यांश वाले पार्ट में। जो लूप है वो साइंटिस्ट बताने वाले का नाम हेनले, उस आधार पे नाम दिया। और बोमेन संपुट से जो अपवाही धमनी निकली वो हेनले लूप के चारों ओर जाल बनाती है। हेनले लूप हेनले लूप में अवशोषित पदार्थों का ब्लड में
स्थानांतरण होता है, ब्लड में स्थानांतरण होता है। तो जो अवशोषित हुए उन पदार्थों को ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है, ये काम होता है हेनले लूप के दौरान। हेनले लूप में अवशोषित पदार्थों का ब्लड में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। यूरिन की सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेनले लूप की लंबाई। हेनले लूप की लंबाई ये बताया जाता है। अब यहाँ से जो अपन ने बताया था कि अपवाही धमनी जो बोमेन संपुट से निकल कर आती है, अपवाही धमनी हेनले लूप के चारों ओर, अपवाही धमनी हेनले लूप के चारों ओर पतला, चारों ओर पतला सीढ़ी नुमा जाल, सीढ़ी नुमा जाल बनाती है, जिसे वासा रेक्टा कहा जाता है। ये मेन चीज़ है भाई, वासा रेक्टा नाम ध्यान रखना। क्या है ये वासा रेक्टा? क्या है? हेनले लूप के चारों ओर अपवाही धमनी ने जो पतला सीढ़ीनुमा जाल बनाया वो वासा रेक्टा है। और एक ऐसा ही नाम आता है, मैं यही नोट करवा देता हूँ उसको, एक इसी से रिलेटेड नाम आता है वासा वैसोरम, वासा वैसोरम। और ये है हमारी जो रुधिर वाहिनियां है ना, धमनी शिराएं, रुधिर वाहिनियों को रुधिर सप्लाई करने वाली वाहिनी, रुधिर वाहिनियों को रुधिर सप्लाई करने वाली रुधिर वाहिनी। भाई हमारी जो रुधिर वाहिनियां ना, धमनी शिराएं, उनकी दीवार में भी तो क्रमिक स्पंदन होते हैं, जैसे नब्ज बताया था अपन ने धमनी के अंदर, तो उनको भी तो ब्लड की सप्लाई करते हैं। वो रुधिर वाहिनी को नाम क्या दिया जाता है? वासा वैसोरम। तो ध्यान रखना, दो नाम आए, एक तो वासा रेक्टा और वासा वैसोरम। वासा रेक्टा तो क्या है? अपवाही धमनी अपने हेनले लूप के चारों ओर पतला जाल बना लेती है, वासा रेक्टा। और वासा वैसोरम अपन ने शब्द ये लिया। उसके बाद में अगला जो पॉइंट अपन ले रहे हैं कि यानी हेनले लूप के चार ओर क्या हुआ भाई? स्थानांतरण हुआ वापस। अब जो अगला पार्ट था डीसीटी, तो डीसीटी के अंदर अपन ने बताया था नेफ्रॉन के डीसीटी भाग में अतिरिक्त जल का पुनर्अवशोषण होता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा नेफ्रॉन में जल का अवशोषण किस भाग में होता है, तब तो नाम बताओगे पीसीटी। 75% जल वहीं तो अवशोषित हुआ। और अगर ऐसे आए कि जल का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो नाम क्या आएगा? डीसीटी। मैं एक बार पहले हो गया तो बाद में दोबारा हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? पुनर्अवशोषण। तो दो शब्द जुड़ गए, अवशोषण और पुनर्अवशोषण। तो नेफ्रॉन के डीसीटी भाग में अतिरिक्त जल का पुनर्अवशोषण होता है। और ये जो मैंने बताया अतिरिक्त जल का पुनर्अवशोषण, अतिरिक्त जल का पुनर्अवशोषण जो हो रहा है ना, वो हार्मोन पुनर्अवशोषण वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसी को एक नाम दिया जाता है एडीएच, हार्मोन के नियंत्रण में होता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन के नियंत्रण में होता है। अतिरिक्त जल का पुनर्अवशोषण कौन से हार्मोन के नियंत्रण में हो रहा है? डीसीटी में भाई, वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसी को एक नाम दिया जाता है एडीएच। ये डिस्कस करूंगा हार्मोन के अंदर। यही एक पॉइंट नोट करोगे, डीसीटी में सोडियम का पुनर्अवशोषण, सोडियम का पुनर्अवशोषण
एल्डोस्टेरोन हार्मोन द्वारा होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन द्वारा होता है। ये दोनों काम हुए अपने डीसीटी के अंदर। और अब जो डीसीटी है, यानी जो नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट आ गया अपना डीसीटी, 4 पार्ट बताया मैंने। देखो एक बार वापस से ले रहा हूं शुरू से। आपने नोट किया होगा, इसमें स्टार्टिंग से देखो अपन जो ले रहे हैं, साइज बड़ी हो गई थी थोड़ा सा। अपन ने बताया कि उत्सर्जन तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है भाई? नेफ्रॉन। एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या, नेफ्रॉन के 4 पार्ट बताए, बोमेन संपुट, पीसीटी, हेले लूप और डीसीटी। बोमेन संपुट में अभिवाही धमनी का प्रवेश, अपवाही धमनी का निकास। यहाँ बोमेन संपुट में प्यालेनुमा रचना है और इसमें अभिवाही धमनी का पतला जाल ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड का क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सूक्ष्म आकार के कण उसमें से फिल्टर हो पाते हैं। यहाँ जो फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, यानी रुधिर में से ये चीज़ें फिल्टर नहीं हुई, ये सारा जो फिल्ट्रेट हुआ, तो इसमें बहुत सारे लाभदायक पदार्थ भी हैं। अब यहाँ से इन सब में से लाभदायक पदार्थों का मैन अवशोषण होता है पीसीटी में, जो क्या बताया मैंने सारा लिख दिया है। हेनले लूप में जो भी अब पदार्थ अवशोषित हुए उनको वापस ब्लड में ट्रांसफर करते हैं। यूरिन की सांद्रता, हेनले लूप की लंबाई, अपवाही धमनी, हेनले लूप के चारों ओर पतला सीढ़ीनुमा जाल, वासा रेक्टा, और एक शब्द यही वासा वैसोरम बताएं। डीसीटी भाग में मैंने बताया अतिरिक्त जल का पुनरावशोषण, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा, यही एक सोडियम का पुनरावशोषण एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, ये चीज़ मैंने डिस्कस की। अब ये जो नेफ्रॉन है, सभी नेफ्रॉन संग्रह नलिका में खुलती हैं। सभी नेफ्रॉन संग्रह नलिका में खुलती हैं और संग्रह नलिका मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यूरिन का सर्वप्रथम प्रयोग अपन कहाँ से कर सकते हैं, तो वो संग्रह नलिका से। संग्रह नलिका में यूरिन यानी मूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, मूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। संग्रह नलिका में यूरिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग होगा। अब ये संग्रह जो नलिका है, मैं यहां बता रहा हूं, यूरिन का प्रवाह है। यूरिन का प्रवाह अगर बताऊंगा तो संग्रह नलिका, यहां से शुरू करेंगे अपन यूरिन को। संग्रह नलिका माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स बनती है मेजर कैलिक्स, और ये कैलिक्स खुलती हैं किस में भाई? पेल्विस पार्ट में, और पेल्विस खुल रही है यूरेटर, मूत्र वाहिनी। दोनों किडनी से एक एक मूत्र वाहिनी निकलेगी। मूत्र वाहिनी जो है पेल्विस, जो है पेल्विस गई मूत्र वाहिनी यूरेटर, और मूत्र वाहिनी जाकर किस में खुलती है भाई? मूत्राशय में, यूरिन ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर के अंदर मूत्राशय में जाके खुलती हैं। और फिर मूत्राशय खुलेगा, बाहर खुलता है मूत्र मार्ग। ये यूरिन का प्रवाह, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, जो मैंने बताया था नर में तो शुक्राणु यानी जनन के लिए और यूरिन त्यागने के लिए एक ही होता है, जबकि मादा में यूरिन त्यागने के लिए और जनन के लिए अलग।
इसके बाद में देखो, ये तो बताया अपन ने नेफ्रॉन में किस तरह से ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो बताओ एक नेफ्रॉन के 4 पार्ट, बोमेन संपुट, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। बोमेन संपुट में ब्लड का फिल्ट्रेशन होना, पीसीटी में मुख्य अवशोषण, हेनले लूप में अवशोषित पदार्थों का ब्लड में स्थानांतरण वासा रेक्टा, और फिर डीसीटी में अतिरिक्त जल का पुनर्अवशोषण, फाइनल चेकआउट। संग्रह नलिका में सबसे पहले यूरिन शब्द का प्रयोग करेंगे। संग्रह नलिकाएं मिलकर बनती है माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, और फिर वो पेल्विस में खुलती हैं। पेल्विस है यूरेटर का अग्र कीपाकार भाग, और यूरेटर जाके खुल जाती है यूरिन ब्लैडर में मूत्राशय के अंदर, जहां मूत्र मार्ग से यूरिन का त्याग करते हैं। अब ये जो अपन ने बताया सारा, इसी में देखो आगे जो पॉइंट नोट कर रहे हैं, 24 आवर के दौरान 24 घंटे के दौरान दोनों वृक्क में, हमारी दोनों किडनी में, दोनों वृक्क में 172 से 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है भाई? 172 से 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, जिसका 0.8% यूरिन बनता है। तो 172 से 180 लीटर का 0.8% यूरिन, अर्थात 24 घंटे के दौरान 1400 से 1500 ml यूरिन बनता है। 24 घंटे के दौरान 1400 से 1500 ml यूरिन बनता है, और यानी लगभग 1.5 लीटर हो गया 24 घंटे के दौरान जो बनता है। सामान्यतः एक बार में 250 से 300 ml यूरिन का त्याग होता है। एक बार में 250 से 300 ml यूरिन का त्याग होता है। मूत्राशय प्रत्यास्थ अंग है, जिसमें यूरिन का अस्थायी संचय होता है। यूरिन का अस्थायी संचय होता है, और मूत्राशय की अधिकतम क्षमता, तो वो आएगा भाई 1000 से 1200 ml। वुमन यूरिन ब्लैडर की अधिकतम क्षमता पूछेगा तो 1000 से 1200 ml ये बताई जाती है। अब यूरिन जो बताया अपन ने, 24 आवर के ड्यूरेशन में कितना यूरिन ब्लड फिल्टर हो रहा है, कितना यूरिन बन रहा है, एक बार में कितना यूरिन अपन त्याग रहे हैं, कितना अस्थायी, ये अधिकतम क्षमता कितनी होती है मूत्राशय की, वो अपन ने बताया। मानव यूरिन का रासायनिक संगठन, मानव यूरिन का रासायनिक संगठन, यानी हमारे यूरिन में क्या क्या मौजूद है, यूरिन जो अपना बना उसमें क्या क्या मौजूद है जो उसमें से अपन त्याग करेंगे। मानव यूरिन का रासायनिक संगठन की बात करें, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यूरिया 2%, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मानव यूरिन में यूरिया की परसेंट कितनी होती है भाई? 2%। उसके बाद में 96 पार्ट बताओगे भाई वाटर, 96% होता है जल। बाकी जो 2% बच गया उसमें देखो यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन,
बाइल पिगमेंट, पित्तवर्णक, रंजक आदि, ये सब इसमें रहता है। ये भी सब अपशिष्ट है। तो यूरिन का जो रासायनिक संगठन है, मेन पॉइंट ध्यान रखना है, 2% यूरिया, 96% है वाटर, बाकी 2% में यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, पित्तवर्णक, रंजक, ये सारे जो आ जाते हैं। फिर उसके बाद में इसी में जो मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ यूरिन के लिए, यूरिन का पीएच मान वो बताओगे आप 6.0। तो कैसा हुआ भाई, अम्लीय हुआ। और पीएच परास जो है इसकी, मानव यूरिन की पीएच परास वो है भाई 4.8 से 8.4। तो देखो, एक तो अपन ने पढ़ा था ब्लड, ब्लड तो वो है जिसका पीएच परिवर्तित नहीं होता, और अगर पूछे कि सर्वाधिक परिवर्तनशील पीएच किसका है तो फिर बताओगे आप यूरिन का, क्योंकि अपनी बॉडी में से जितने भी पदार्थ अपशिष्ट हैं वो सबके सब इसी के माध्यम से बाहर निकाले जाते हैं। तो यूरिन का पीएच सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। तो सामान्य रूप से ये बताओगे यूरिन का पीएच मान, स्वस्थ मनुष्य के हिसाब से बात करें तो बाकी पीएच परास वो लगभग इतनी रहती है इसकी यूरिन की। अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो है यूरिन का हल्का पीला रंग। यूरिन का हल्का पीला रंग सबको ध्यान है, कॉमन क्वेश्चन है। तो आप बताओगे यूरोक्रोम वर्णक, यूरोक्रोम वर्णक, ये पित्तवर्णक का ही छोटा रूप है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। यूरिन का हल्का पीला रंग है यूरोक्रोम वर्णक। एक पॉइंट आता है यूरिन में दुर्गंध, ऑड्यूरिन यूरिन, यूरिन में दुर्गंध यूरेनोइड पदार्थ की होती है, यूरेनोइड पदार्थ की होती है। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, वो ध्यान रखना। मैं यही उस पॉइंट को साथ में जोड़ रहा हूं। टॉयलेट जो अपन बोलते हैं, मूत्रालय जहां अपन यूरिन का त्याग करते हैं, टॉयलेट में तीखी गंध, जैसे कई बार अपन सार्वजनिक टॉयलेट यूज करते हैं, तीखी गंध, यूरिन टॉयलेट में तीखी गंध कौन सी गैस की होती है भाई, अमोनिया गैस की होती है। देखो जैसे अपन यूरिन को त्याग देते हैं ना, यूरिन में जो यूरिया है, यूरिया में अपन ने बताया था अमोनिया और CO2, जैसे अपन यूरिन त्यागते हैं प्रकाशीय अपघटन से जो यूरिया है वापस CO2 और अमोनिया में अपघटित हो जाता है। वापस से ध्यान रखना, जैसे अपन यूरिन को त्यागते हैं प्रकाशीय अपघटन से यूरिया अमोनिया और CO2 में अपघटित हो जाता है। तो वो जो तीखी गंध है वो किसकी वजह से होती है भाई, CO2 की तो कोई गंध है नहीं, तीखी गंध होती है वो किसकी होती है, अमोनिया की होती है। अगर ये पूछेगा यूरिन में दुर्गंध, यूरेनोइड और टॉयलेट में तीखी गंध, तो नाम बोलोगे आप अमोनिया गैस की वजह से ये आती है। तो ये क्वेश्चन इसलिए कि उनके दिमाग ध्यान ये रहता है अपने को, तो ये ध्यान रखना दोनों चीज अलग अलग तरह से। उसके बाद में देखो यूरिन का यूरिन का जो अपन ने रासायनिक संगठन बताया अभी, वापस से ध्यान दे लो इस पे, यहां से ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट लिखा अपन ने लिखा है मानव यूरिन का रासायनिक संगठन। इसमें यूरिया 2%, वाटर 96%, बाकी 2% में यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, पित्तवर्णक, ये भी सारे अपनी बॉडी के अपशिष्ट ही हैं। ये सब के सब लीवर में बनते हैं सबके सब। यूरिन का पीएच मान, सर्वाधिक परिवर्तनशील पीएच, यूरिन का हल्का पीला रंग, यूरोक्रोम वर्णक, यूरिन में दुर्गंध यूरेनोइड पदार्थ, और टॉयलेट में तीखी गंध बोलेगा तो किसका नाम आएगा भी, अमोनिया गैस की होती है। ये यूरिन संबंधी जो पॉइंट अपन ने बताए। अब यहीं से उत्सर्जन संबंधी अपने जो विकार बन जाते हैं उस पर अपन ध्यान देंगे। उत्सर्जन संबंधी विकार, उत्सर्जन संबंधी विकार, यूरिन डिसऑर्डर, उत्सर्जन संबंधी विकार। इसमें देखो
मैं अलग अलग वर्ड लिख रहा हूँ, वही लैटिन या मेडिकल वर्ड हैं जिनके नाम जो होते हैं वो ध्यान रखना। पहले मैं 3 शब्द लिख रहा हूँ। एक तो लिख रहा हूँ मैं पॉलीयूरिया, दूसरा मैं लिख रहा हूँ ओलिगोयूरिया, और तीसरा लिख रहा हूँ मैं एनयूरिया। पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया। पॉलीयूरिया है बहुमूत्रण, यानी यूरिन ज़्यादा बनना, यूरिन की मात्रा बढ़ जाना। पॉलीयूरिया बहुमूत्रण। डाईयूरेसिस, ये शब्द भी आता है इसके लिए, डाईयूरेसिस बहुमूत्रण। ओलिगोयूरिया है अल्पमूत्रण, यूरिन कम बनना, अल्पमूत्रण ओलिगोयूरिया। और एनयूरिया है यूरिन निर्माण बंद, यूरिन निर्माण बंद। और इसको कहेंगे अपन कि अपनी किडनी क्या हो गई भाई, फेल, किडनी हो गई फेल। यूरिन निर्माण बंद होने का मतलब क्या हो गया, किडनी फेल हो गई। ये तो 3 शब्द लिखे मैंने पहले, पॉलीयूरिया ज्यादा मूत्रण, ओलिगोयूरिया अल्पमूत्रण, और एनयूरिया बताया मैंने यूरिन निर्माण बंद होना। यूरिन निर्माण बंद होना वो एनयूरिया। 3 शब्द लिखे मैंने। अब उसके बाद में अगला जो शब्द मैं लिख रहा हूं हेमेटयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, हेमेटयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, एक लिख रहा हूं मैं यूरेमिया। अगला जो शब्द लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, हेमेटयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, यूरेमिया। हेमेटयूरिया है यूरिन में आरबीसी, या सीधा सीधा आ जाता है ब्लड का आना, यूरिन में आरबीसी रुधिर का आना। बताओ, अभी अपन ने जब पढ़ा उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन की क्रियाविधि पढ़ी, तो क्या जब ब्लड फिल्टर होता है तो आरबीसी फिल्टर होती है क्या, रुधिर कणिका तो फिल्टर होती नहीं है। इसका मतलब हम नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हो रहा है, तभी तो आरबीसी फिल्टर होकर आ रही हैं। तो यूरिन में आरबीसी का आना है हेमेटयूरिया। ग्लाइकोसूरिया है यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लूकोज की उपस्थिति। देखो, ग्लूकोज जो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में, वो पीसीटी में अवशोषित हो जाता है। अगर ग्लूकोज की अधिक मात्रा है तो अवशोषित नहीं हो पा रही है, वो यूरिन के साथ में बाहर निकल रहे। तो यूरिन में ग्लूकोज का आना है ग्लाइकोसूरिया। और अगर ये स्थिति लगातार रहती है तो अपन जो पढ़ते हैं फिर डायबिटिक पेशेंट का लक्षण हो जाता है, ये मधुमेह रोग का। यूरेमिया है यूरिन में यूरिया की अधिकता, यूरिन में यूरिया की अधिकता। अपना जो यूरिन है उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है यूरेमिया। तो अभी जो मैंने वर्ड बताए, 6 वर्ड बताए, पॉलीयूरिया ज्यादा मूत्रण हो रहा है, ओलिगोयूरिया अल्पमूत्रण हो रहा है, एनयूरिया है यूरिन निर्माण बंद होना, हेमेटयूरिया है यूरिन में आरबीसी का आना, ग्लाइकोसूरिया है यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति, यूरेमिया है यूरिन में यूरिया की अधिकता। ये जो बताया मैंने। उसके बाद में देखो अगला जो वर्ड ले रहा हूं मैं, नोक्टूरिया। नोक्टूरिया है रात्रि में यूरिन त्यागने के लिए बार बार जागना, बार बार जागना, ये स्थिति आती है। उसके लिए शब्द आता है नोक्टूरिया, रात्रि में या नाइट में पेशाब के लिए बार बार जागना। इसके अलावा एक शब्द में जो लिख रहा हूं गाउट, जिसको अपन नाम सुनते हैं गठिया, गाउट गठिया। और ये है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना,
जोड़ों में जो जॉइंट्स होते हैं ना अपने, जोड़ों में यूरिक एसिड का जमाव और उसी से दर्द होता है। जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव, और ये आनुवांशिक रोग के तहत काउंट किया जाता है। गाउट, गठिया बाय जो बोलते हैं ना अपन, किस तरह का रोग बोलोगे भाई? आनुवांशिक रोग। अपने यूरिन में, बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, ध्यान रखना। यूरिक एसिड बनता है न्यूक्लिक अम्ल के विखंडन से। न्यूक्लिक अम्ल जानते हैं ना अपन, डीएनए आरएनए जो होते हैं, उनके विखंडन से यूरिक अम्ल बनता है। वो भी ध्यान रखना, वो पॉइंट मैं यही नोट कर देता हूं कि यूरिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लिक अम्ल के विखंडन से होता है। और न्यूक्लिक अम्ल जानते हैं अपन, दो नाम बोलते हैं ना अपन, एक तो डीएनए और एक आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो भाई आएगा अपने आगे। तो गाउट जो मैंने बताया, गठिया। इसके बाद में दो शब्द और बता रहा हूं मैं। एक शब्द तो बता रहा हूं नेफ्राइटिस, और एक शब्द बता रहा हूं मैं सिस्टाइटिस। दो शब्द लिखे हैं देखो मैंने, एक तो लिखा है नेफ्राइटिस और एक लिखा है सिस्टाइटिस। नेफ्राइटिस नेफ्रॉन से रिलेटेड आ गया, टिस शब्द आ गया ना वापस। हिपेटाइटिस, कल अपन एक इसी से ऐसा एक लिखा था वर्ड अपन ने, ब्रोंकाइटिस लिखा था, ब्रोंकाइटिस श्वसनी शोथ। मैंने बताया था शोथ सूजन बोलते हैं। नेफ्राइटिस अभी शब्द है, और नेफ्राइटिस है नेफ्रॉन में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से, नेफ्रॉन में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से वृक्क की सूजन, किडनी की सूजन, इसमें किडनी में सूजन आती है, वो नेफ्राइटिस बोला जाता है। सिस्टाइटिस ये वही नर के अंदर, देखो अपने जनन ग्रंथ, नर में जनन ग्रंथियों में सहायक ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि अगर नाम सुना हो तो, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने मूत्राशय के पास स्थित होती है। कई बार अधिक एज में आकर प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आती है, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ता है तो दबाव पड़ता है मूत्राशय के ऊपर, यूरिन ब्लैडर पर, उससे फिर मूत्राशय में सूजन आ जाती है। तो ये भी एक गंभीर रोग बनता है, उसको नाम देते हैं सिस्टाइटिस। मूत्राशय शोथ बोलते हैं इसको तो बोलते हैं वृक्क शोथ, किडनी की सूजन, वृक्क शोथ, और इसे बोलते हैं मूत्राशय शोथ, मूत्राशय शोथ, सिस्टाइटिस। तो ये मैन आएगा नर में, मैन क्या आएगा ही नर के अंदर, नर में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने से मूत्राशय पर उत्पन्न दबाव के कारण मूत्राशय की सूजन। मूत्राशय की सूजन, उसको नाम दिया जाता है सिस्टाइटिस। तो यूरिन संबंधी विकार बताए मैंने उत्सर्जन तंत्र के। वापस से मैं एक एक स्टार्टिंग से ले रहा हूं। देखो 10 वर्ड मैंने लिखे हैं यहाँ पर आपके सामने। सबसे पहला वर्ड लिखा है पोलीयूरिया। पहला वर्ड क्या लिखा है? पोलीयूरिया। उत्सर्जन संबंधी विकार में देखो पहला वर्ड है पोलीयूरिया, बहुमूत्रण, इसको डाययूरेसिस भी बोलते हैं। ओलिगोयूरिया, अल्पमूत्रण, निर्माण कम होना यूरिन का। एन्यूरिया, मूत्र निर्माण बंद हो जाना, किडनी फेल बोलेंगे जो। हिमेटयूरिया, यूरिन में आरबीसी का आना, यानी नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हुआ है ग्लोमेरुलस में। ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति, जो कि अगर अपने इंसुलिन हार्मोन की कमी, इसको बोलेंगे अपन। यूरेमिया, यूरिन में यूरिया की अधिकता। नोक्टूरिया, रात्रि में पेशाब के लिए बार बार जागना, यह भी मूत्र विकार है। गाउट, गठिया बताया मैंने, यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ना।
ये जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमा होता है, उससे दर्द होता है और आनुवांशिक रोग है ये। यूरिक अम्ल का निर्माण यही एक पॉइंट नोट करवा दिया, ये न्यूक्लिक अम्ल के विखंडन से होता है। नेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस है वृक्षशोथ, अपने नेफ्रॉन में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से किडनी में सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। और सिस्टाइटिस बोला जाता है नर में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने से मूत्राशय पे दबाव उत्पन्न होगा, उससे मूत्राशय में सूजन आएगी, ये बोला जाता है सिस्टाइटिस। ये सारा अपन ने बताया है यूरिन संबंधी विकार जो अपन ने बताए। उसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं अब इसके बाद में, सहायक उत्सर्जी अंग। अभी अपन ने बताया था कि मुख्य उत्सर्जी अंग कि अगर बात आएगी तो नाम आएगा किडनी का। मुख्य उत्सर्जी अंग नाम किसका आएगा भाई? किडनी का। सहायक उत्सर्जी अंग, इसमें सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं फेफड़े, लंग्स, और फेफड़े द्वारा एक तो CO2 और एक जल का उत्सर्जन। हमारे फेफड़ों से CO2 और जल का उत्सर्जन। अब यहाँ ये और ध्यान रखना, CO2 प्रति घंटे 18 लीटर CO2 का उत्सर्जन। अरे हम पेड़ों प्रदूषण करने में हम भी तो शामिल है। प्रति घंटे 18 लीटर CO2 का उत्सर्जन हो रहा है अपने फेफड़ों से। और H2O 24 आवर में 24 घंटे के दौरान 400 ml जल का उत्सर्जन, जल का त्याग, ये स्थिति बता रहे हैं अपन। तो हमारे फेफड़े भी उत्सर्जीय अंग है, CO2 और जल का उत्सर्जन कर रहे हैं। CO2 प्रति घंटे 18 लीटर CO2 का उत्सर्जन होता है फेफड़ों से अपने, और जल का उत्सर्जन पूछेगा तो 24 घंटे के दौरान एक दिन में हम 400 ml जल का उत्सर्जन करते हैं। सहायक उत्सर्जी अंग में दूसरा नाम बता रहा हूं मैं, त्वचा। क्या बता रहा हूं भाई? त्वचा, स्किन। और त्वचा में जल व लवण उत्सर्जन, जल व लवण उत्सर्जन। एक मिनट, त्वचा में एक तो लिख रहा हूं मैं, देखो पसीना ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं, श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, या नाम आएगा श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड्स। ये तो है भाई जल व लवण उत्सर्जन। ठीक है। नंबर 2 एक बोली जाती है सेबेसियस ग्रंथि। ये वैसे भी ध्यान रखना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है। सेबेसियस ग्रंथि कहाँ उपस्थित है? त्वचा ग्रंथि मानी जाती है। सेबेसियस ग्रंथि उत्सर्जन में आती हैं। इनके द्वारा उत्सर्जन होता है सेबम का, सेबम का उत्सर्जन। और सेबम के अंदर जो मौजूद है उसमें पदार्थ हैं, एक तो स्टेरोल, एक वसी अम्ल यानी अपन जो बोलते हैं ना तेल, और एक मोम। अरे मैल जो निकलता है अपने, जैसे अपने कॉलर वगैरह पे जमा हो जाता है हाथों पे, तो ये तेलीय ग्रंथियां भी बोल सकते हैं अपन सीधा। सेबेसियस ग्रंथि जो बोली जाती है तेलीय ग्रंथि, ये लिख देता हूं मैं नाम सीधा। लेकिन ध्यान रखना नाम सेबेसियस आता है तो ध्यान रखना है उसको, ये नाम याद करना है आपको। सेबम का उत्सर्जन, तेल का उत्सर्जन सीधा सीधा, उसमें ये पदार्थ आ रहे हैं। ये हमारी त्वचा में दोनों ग्रंथियां बताई अपन ने, पसीना ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि, ये भी उत्सर्जन की है। तो ये भी उत्सर्जन सहायक उत्सर्जी अंग हुआ। एक नाम आता है देखो लीवर, यकृत ग्रंथि, लीवर। और यहां है पित्तवर्णक का निर्माण, बाइल पिगमेंट। पित्तवर्णक का निर्माण, इस पॉइंट को समझेंगे अपन, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। पित्तवर्णक का निर्माण, यकृत ग्रंथि जो मैं बता रहा हूं
ये लो, अब इसको ले लेते हैं अपन, पित्तवर्णक का निर्माण। देखो अपन ने रुधिर परिसंचरण तंत्र बताया था कि हमारी आरबीसी का अधिकतम जीवन काल होता है 120 दिन, और पर डे पता नहीं हमारी कितने आरबीसी का 120 दिन पूरे हो गए यानी प्रतिदिन पता नहीं कितनी आरबीसी डैमेज होती हैं। मृत आरबीसी को ब्लड में से रिमूव करना जरूरी है, नहीं तो रुधिर तो तुरंत आरबीसी से भर जाएगा। अब आरबीसी का अपघटन मेनली होता है प्लीहा ग्रंथि में और कुछ मात्रा में होता है लीवर के अंदर। लीवर में आरबीसी के अपघटन से पित्तवर्णक बनते हैं। तो लीवर में मृत आरबीसी का अपघटन, मृत आरबीसी का अपघटन, और ये जो काम होता है ना, इससे बनते हैं पित्तवर्णक। मृत आरबीसी का अपघटन, पित्तवर्णक का निर्माण। मृत आरबीसी का अपघटन, पित्तवर्णक का निर्माण। और लीवर में ये जो काम किया जाता है वो किया जाता है कुफुर सेल्स द्वारा। लीवर में मृत आरबीसी का अपघटन करने वाली कोशिकाएं कुफुर सेल्स, ये साइंटिस्ट के आधार पे नाम दिया गया है, ध्यान रखना। और इससे बनते हैं पित्तवर्णक। अब ये जो पित्तवर्णक बनते हैं ना, नाम सुना होगा आपने, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन, ये पित्तवर्णक बनते हैं लीवर के अंदर। बिलीरुबिन, बिलीवार्डिन पित्तवर्णक बनते हैं लीवर के अंदर मृत आरबीसी के अपघटन से। ये पित्तवर्णक अपशिष्ट हैं, इनको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। अब बॉडी से बाहर निकालना, ये जो पित्तवर्णक है ना, इनकी कुछ मात्रा पित्रस के साथ, अब ये तो आप बता दो कि पित्रस के साथ कहां जाएगी भाई। अगर इनकी कुछ मात्रा पित्रस के साथ जा रही है तो पित्रस कहां जाके खुलता है? अपने आहार नाल में, छोटी आंत में। छोटी आंत्र में पहुंचती है। पित्रस पित्तवाहिनी द्वारा छोटी आंत की ग्रहणी में तो खुल रहा है, छोटी आंत में चला गया, और अब वहां अपने भोजन के साथ ये पित्तवर्णक मल के साथ उत्सर्जित हो जाएंगे बाहर। तो मल के साथ उत्सर्जन। अब ध्यान दो, मैंने जब पढ़ाया था पाचन तंत्र तो मैंने वहां एक लिखवाया था, मल का भूरा पीला रंग स्टरकोबेलिन वर्णक, और मैंने बताया था ये पित्तवर्णक का ही अपघटन से बनता है। जो लीवर में पित्तवर्णक होते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, उन्हीं का अपघटन होकर स्टरकोबेलिन बनता है। तो यहां वापस से मैं लिखवा रहा हूं, मल का भूरा पीला रंग स्टरकोबेलिन, स्टरकोबेलिन वर्णक, ये जो बताया जाता है। ये तो लीवर में जो मृत आरबीसी का अपघटन हुआ लीवर में, उस कुफुर सेल्स के द्वारा पित्तवर्णक बने। पित्तवर्णक ये है मेन, इनकी कुछ मात्रा पित्रस के साथ छोटी आंत में गई, वहां मल के साथ इनका फिर शरीर से बाहर उत्सर्जन होता है, मल का भूरा पीला रंग स्टरकोबेलिन वर्णक। अब इन्हीं की कुछ मात्रा, इन पित्तवर्णक की कुछ मात्रा ब्लड के साथ, कुछ मात्रा ब्लड के साथ, रुधिर के साथ, और यहां से जो रुधिर जाता है, अपन ने बताया था यूरिया, यहां से रुधिर में जाकर फिर लास्ट पहुंचता है किडनी के अंदर। तो यहां कुछ मात्रा रुधिर के साथ किस में पहुंची भाई? वृक्क में, और वृक्क में ब्लड हुआ फिल्टर, तो पित्तवर्णक उसके साथ बाहर निकले, ब्लड फिल्टर हुआ। तो यूरिन जो बताया अपन ने, यूरिन में अपन ने बताए थे बाकी 2% में, यूरिन में 2% बताया था यूरिया, 96% जल, बाकी 2% में यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, और फिर मैंने लिखा था पित्तवर्णक। तो वृक्क में, और फिर ये आ गया यूरिन के साथ उत्सर्जन, यूरिन के साथ उत्सर्जन। तो ये वृक्क में फिल्टर हुए, यूरिन के साथ उत्सर्जन। और यहां बताओ अपन ने कौन सा वर्णक बताया था?
यूरोक्रोम वर्णक। तो ये जो यूरोक्रोम वर्णक और इधर अपने लिखा स्टरकोबेलिन वर्णक, दोनों के दोनों जो है पित्तवर्णक का ही रूप है, पित्तवर्णक का ही अपघटन से इन पित्तवर्णक के अपघटन से बनता है। तो इस तरह से अपन ने बताया कि लीवर भी एक तरह से उत्सर्जन का काम करवा रहा है। पित्तवर्णक का उत्सर्जन जो बन रहे हैं लीवर में बन रहे हैं, वहीं से फिर वो निकलकर उत्सर्जित अंगों में पहुंचते हैं और उनका उत्सर्जन हो पाता है। इस तरह से प्रोसेस होता है। तो उत्सर्जन तंत्र अपन ने मानव उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट किया है, जिसमें अपन ने पूरा प्रोसेस पढ़ा कि उत्सर्जन मैन कौन है, उत्सर्जित पदार्थ मैन यूरिया, और उत्सर्जन शब्द की परिभाषा दी थी नाइट्रोजन या अपशिष्ट से। किसी भी जंतु का उत्सर्जन तंत्र इसी पे आधारित है कि वो नाइट्रोजन या अपशिष्ट, जिसमें मैन होती है अमोनिया, उसको फिर वो कन्वर्ट करके किस तरह से बाहर निकाल रहा है। हमने अमोनिया को कन्वर्ट किया यूरिया में CO2 के साथ क्रिया कराकर, कारण यूरिया को त्यागने के लिए अमोनिया की कंपेरिजन में जल की मात्रा कम आवश्यक होती है। और ऐसे ही देखो जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी वर्ग है, रेप्टिलिया वर्ग, इनमें शरीर में जल की मात्रा और भी कम होती है। ये दोनों यूरिक अम्ल में इसमें को कन्वर्ट करते हैं। तो यूरिक अम्ल को त्यागने के लिए जल की मात्रा और भी कम चाहिए। और मछलियां जो होती हैं, क्योंकि वो जल में होती हैं, जल के साथ सीधा अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो ध्यान रखना, मछलियां होती हैं अमोनियोटैलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। एम्फीबिया उभयचारी वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, और मैमल्स भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये दोनों कहलाते हैं यूरियोटैलिक। और पक्षी और जो रेप्टिलिया हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटैलिक, क्योंकि वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो मनुष्य मैमल्स में आएगा तो यूरियोटैलिक कहलाएगा, यूरिया के रूप में अपन उत्सर्जन कर रहे हैं यूरिन का, इस तरह से स्थिति आएगी। और उस यूरिया को अपन ने बनाया, लीवर में बनता है, फिर किडनी में जाता है, किडनी में जाके फिल्टर होता है। किडनी में ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना अपन ने देखी, कौन सा पार्ट क्या क्या काम कर रहा है और किस तरह से यूरिन बन रहा है। फिर यूरिन में क्या क्या जा रहा है वो अपन ने देखा। यूरिन संबंधी डिसऑर्डर, फिर सहायक उत्सर्जी अंग वो भी अपन ने नोट किए। तो उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें नई चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी, या जो जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक क्वेश्चन लेवल बनता है वो सारा अपन इसमें डिस्कस कर लिया है। अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।